गुड आफ्टरनून गर्ल्स। चैप्टर नंबर 6 हम पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में भौतिक अपक्षय आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने रासायनिक अपक्षय के विषय में पढ़ लिया था। भौतिक अपक्षय जैसे कि नाम से ही है, कल भी मैंने आपको इसके विषय में थोड़ा सा बताया था। बच्चों, ये चैप्टर जो है ये चैप्टर काफ़ी लंबा है। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको अपने माइंड में हमेशा रखना है, जो मैंने आपको बार बार बताती जा रही हूँ कि अपक्षय किसे कहते हैं, अपवर्धन किसे कहते हैं, और रासायनिक अपक्षय रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा अपक्षय का होना, उसे हम रासायनिक अपक्षय कहते हैं। जब भौतिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं के द्वारा अपक्षय होता है तो उसे हम भौतिक अपक्षय कहते हैं। जैसे बाहर से किसी चीज़ का ऊपर से गिरना और उसकी वजह से चट्टानों का टूटना, मनुष्य के द्वारा बल के द्वारा जब चट्टानें टूट जाती हैं अपने ही स्थान पर, तो उसे हम भौतिक अपक्षय कहते हैं। या फिर इसके लिए कुछ और भी कारण हो सकते हैं जिसके कारण चट्टानें अपने ही स्थान पर टूट जाती हैं। इस प्रक्रिया में कोई भी रासायनिक प्रक्रिया नहीं होती है। चट्टानों के ऊपर किसी न किसी दबाव का या तापमान का प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से चट्टानें अपने ही स्थान पर टूट जाती हैं। ये जैसे कि कुछ बल होते हैं, कुछ फोर्सेस होती हैं जो चट्टानों को तोड़ देती हैं। गुरुत्वाकर्षण बल इसमें सबसे पहला पॉइंट है। जैसे अत्यधिक ऊपर भार दबाव एवं अपरूपण प्रतिबल, या तो ऐसा होता है कि एक चट्टान दूसरे चट्टान के ऊपर आ जाती है, तब उसका दबाव पड़ जाता है। उसकी वजह से जो बल पड़ता है चट्टानों के ऊपर, स्ट्रेस पड़ता है, उस स्ट्रेस की वजह से चट्टानें टूट जाती हैं। तापक्रम में परिवर्तन, टेम्परेचर में चेंजेस आते रहते हैं। सर्दी की ऋतु आती है, गर्मी की ऋतु आती है, जिसकी वजह से चट्टानों का फैलना और सिकुड़ना होता है और चट्टानों में दरारें पड़ जाती हैं। इसके अलावा पशुओं के क्रियाकलाप, जैसे पशु भी हैं, अलग अलग पशु हैं, अलग अलग जानवर हैं। कुछ पशु घास खाते हैं, उसकी वजह से जब घास को खाने के चराते हैं वो उसके साथ साथ मिट्टी भी उथल पुथल हो जाती है। उसके क्रियाकलाप भी होते हैं। पशु चलते हैं, चलने के अलावा पशु मिट्टी के अपने पैरों के साथ मिट्टी को खुरेदते हैं, कई प्रकार के कार्य वो करते हैं। और कुछ जानवर ऐसे हैं जो मिट्टी के अंदर रहते हैं, अपने रहने का स्थान बनाते हैं। तो इस प्रकार की बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं जो जिसकी वजह से पृथ्वी के ऊपर की परतें टूटनी शुरू हो जाती हैं, तो उसको हम अपक्षय कहते हैं। शुष्कन एवं आर्द्रन चक्रों से नियंत्रित जल का दबाव, कुछ ऐसे भाग हैं जहाँ पर सूखा पड़ता है और कुछ ऐसे भाग हैं जहाँ पर आर्द्रता रहती है, नमी की मात्रा रहती है। जब भूमि बहुत ज़्यादा शुष्क हो जाती है, आपको ये भी पता होगा, जब सूखा पड़ता है तो ज़मीन का क्या हाल होता है, तो उसके ऊपर क्रैक्स आने शुरू हो जाते हैं, वो फटना शुरू कर देती है। तो इसी तरह से जब आर्द्रता होती है, आर्द्रन होती है बहुत ज़्यादा मिट्टी के ऊपर, तब भी भूमि के अंदर चेंजेस आते हैं और अपने ही स्थान पर जो चट्टानें हैं वो नमी के साथ रिएक्शन करती हैं, उसकी वजह से भी वो टूट जाती हैं। इसलिए शुष्कन एवं आर्द्रन चक्रों से नियंत्रित जल का दबाव, इनमें से कई बल धरातल पर विभिन्न धरातल पदार्थों के अंदर अनुप्रयुक्त होते हैं, जिसके परिणाम शैलों का विभंगन होता है। शैलें टूटती हैं, विभंगन मतलब टूटना, जैसे फ्रैक्चर पड़ जाता है, बिल्कुल वैसे ही चट्टानों के ऊपर भी क्रैक्स आ जाते हैं। भौतिक अपक्षय प्रक्रियाओं में अधिकांश तापीय विस्तारण एवं दबाव के निर्मुक्त होने के कारण होता है। जैसे भौतिक अपक्षय का जैसे बाहर की प्रक्रियाएं हैं जिसमें तापमान में चेंजेस आना, दबाव पड़ना, दबाव हटना, इस वजह से भी बहुत सारी चट्टानें जो हैं अपने ही स्थान पर टूट जाती हैं। ये प्रक्रियाएं लघु एवं मंद होती हैं, परंतु कई बार संकुचन एवं विस्तारण के कारण शैलों के सतत
श्रांति के फलस्वरूप ये शैलों को बड़ी हानि पहुंचा सकती हैं। जैसे कि आपको मैंने बताया है कि ये प्रक्रियाएं हमें दिखाई नहीं देती हैं। अगर मैं अपने डेली रूटीन में देखूं, हमारे घर के आसपास की भूमि भी है, हमारे घर की भूमि भी है, अगर हम उसको देखें कि उसमें क्रैक्स पड़ रहे हैं या नहीं पड़ रहे, तो डेली हमें ये चेंजेस नज़र नहीं आते हैं। मैं ये नहीं कह सकती कि रात को भूमि बिल्कुल समतल है, अच्छी भूमि है, सुबह उसमें क्रैक्स पड़े होंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सब प्रक्रियाएं बहुत ही मंद और लघु होती हैं, बहुत धीरे धीरे चलती हैं। इसका हमें काफ़ी वर्षों के बाद इसका पता चलता है। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि जो हिमालय पर्वत है उसका जो निर्माण है वो भी किस वजह से हुआ है, भू आकृतिक प्रक्रियाओं के साथ। हिमालय पर्वत एक दिन में नहीं बना है, वो उसे भी बनने में काफ़ी वर्ष लगे हैं। उसको जैसे कि पृथ्वी के अंदर जो हलचलें होती हैं उसकी वजह से, आंतरिक बलों की वजह से पृथ्वी के ऊपर जब वलन पड़ते हैं तो धीरे धीरे वो पर्वत के रूप में धारण कर लेते हैं। इसी तरह से पर्वत जब मैदानों का रूप धारण करेंगे तो उसके ऊपर अपर्दन की क्रियाएं चलती रहेंगी। काफ़ी वर्षों के बाद जहाँ पर्वत था वहाँ पर मैदान बनेगा। सेम ऐसे ही अपक्षय में भी चट्टानों का टूटना फूटना कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, ये बहुत लघु और मंद प्रक्रिया है, लेकिन इसके साथ कभी कभी बहुत ज़्यादा हानि भी हो सकती है। भार विहीनीकरण एवं विस्तारण जो होता है वो एक्सपेंशन, जब तापमान बढ़ जाता है तो उसकी वजह से भी जो चट्टानें होती हैं वो क्या होती हैं, वो फैलना शुरू कर देती हैं। इसकी वजह से चट्टानों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। चट्टानें फैलती हैं, फिर सिकुड़ती हैं, बार बार ये प्रक्रिया चलती है, जिसके फलस्वरूप चट्टानों में विघटन हो जाता है, चट्टानों का पतन हो जाता है। और इसके कारण इसे हम विभंग, मोटे तौर पर भूस्थल की सतह के समानांतर विकसित होता है। भूमि के वक्र सतह वाले क्षेत्रों में चाप विभंगन द्वारा शैलों में भारी चादरें या अपशलंकन पट्टियाँ निर्मित करती हैं। ओवरलैपिंग इसे बोलते हैं। अपशलंकन मतलब होता है ओवरलैपिंग, ओवरलेयरिंग, ओवरलाइंग, एक दूसरे के ऊपर एक लेयर्स का जमना। ये क्या होता है, जब भूमि के साथ ही ये विभंगन होता है तो चट्टानों की जो भारी चादरें हैं एक दूसरे के ऊपर पाई जाती हैं। भार विहीनीकरण एवं दबाव मुक्त होने के कारण विस्तारण से उत्पन्न अपक्षयन चादरों का क्षैतिज विस्तार सैकड़ों यहाँ तक के हजारों मीटर तक हो सकता है। तो ये जो ओवरलैपिंग है ये काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। इसका तो इन्होंने बताया है कि विस्तार सैकड़ों या हज़ारों मीटर हो सकता है। बड़े चिकने गोलाकार गुंबद को अपशलंकन गुंबद कहते हैं। इसकी एक एग्जाम्पल आपकी बुक में दी हुई है, जो आंध्र प्रदेश में भंगीर के समीप ग्रेनाइट शैल से एक वृत्त अपशलंकन गुंबद बन गया। एक के ऊपर दूसरी लेयर जो है इस तरह से जमा हो गई कि उसने गुंबद का रूप धारण कर लिया। और ये आपके यहाँ पर बुक में 6.3 चित्र के हिसाब से दे रखा है। और ये मैंने कल आपको जो PDFs मैं भेज रही हूँ रोज़ डेली 6 लेसन की, उसमें आप इस चित्र को देख सकते हैं। ये गुंबद तो आपने देखा ही होगा, गुंबद का रूप धारण कर लिया क्योंकि चट्टानें जो है एक के ऊपर दूसरी लेयर जमा हो जाती है, एक तरह से ये गुंबद का रूप धारण कर लिया इसने। इसी तरह से ताप में परिवर्तन, फिर से वही बात हम बार बार कर रहे हैं, तापमान में चेंज आता है। तापमान बढ़ने के साथ प्रत्येक खनिज फैलता है एवं अपने निकटस्थ खनिज को दबाता है। जब फैल जाएगा तो साथ वाले खनिज को दबा देगा। तथा तापमान गिरने के साथ क्या होता है, वो संकुचन होता है, सिकुड़ता है, श्रिंक होता है। जैसे आपने देखा ना, कपड़ा धुलता है वो छोटा हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से चट्टानें भी क्या होती हैं, जब तापमान गिरता है यानी कम होता है, ठंड पड़ती है। तापमान के गिरने का मतलब क्या होता है, ठंड का पड़ना सर्दी की ऋतु में। तब क्या होता है, तापमान में अंतर आने से चट्टानें सिकुड़ जाती है। देखिए ये हम अपने यहाँ पर तो जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ पर तो हम ये कह सकते हैं कि जब गर्मी की ऋतु आती है या सर्दी की ऋतु आती है, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जहाँ पर तापमान में विभिन्नता के कारण
दैनिक विभिन्नता बहुत ज़्यादा है तापमान में। दिन का तापमान कुछ और है, रात का कुछ और है। जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, सुबह धूप निकलती है तेज़, तो वहाँ पर क्या होता है, ये प्रक्रिया दिन रात चलती है। तो उसमें क्या होता है, शैलों में छिद्रित संयंत्रों के खनिज कणों में आंतरिक संचलन नियमित रूप से होता रहता है। यह प्रक्रिया शुष्क जलवायु एवं अधिक ऊंचे क्षेत्रों में होती है, जहाँ पर बर्फ़ पड़ी रहती है। और सुबह फिर क्या होता है, सुबह धूप निकलती है और वह बर्फ़ मेल्ट हो जाती है, थोड़ी गर्मी हो जाती है। तो इस तरह से जलवायु में दैनिक अंतर बहुत ज़्यादा आता है, तापमान में दैनिक अंतर बहुत ज़्यादा आता है। तो इस जगहों पर क्या होता है, जो संचलन होता है, क्योंकि चट्टानें जो है अंदर से टूटती रहती हैं बार बार, तो कणों में आंतरिक संचलन नियमित रूप से होता है, डेली होता है। तो इस तरह से ये एक प्रक्रिया बन जाती है। देखिए आप इसको अपशंकन एवं कणीय विघटन हो जाता है। बहुत सारे कण यहाँ से हट जाते हैं, बीच बीच में गैप्स आप देख रहे हो, इस तरह से ये गैप्स हो जाते हैं। जहाँ दैनिक ताप अंतर बहुत ज़्यादा होता है, सर्वाधिक प्रभावशाली होते हैं, जैसे कि पहले उल्लेख किया जा चुका है कि संचलन बहुत लघु होते हैं, परंतु अनवर्त क्षति से शैलों को बहुत कमज़ोर बनाते हैं। बार बार वो श्रिंक होते हैं, बार बार वो जमते हैं, बार बार फैलते हैं। तो इससे क्या होता है, शैलों के अंदर बहुत ज़्यादा शैलें कमज़ोर हो जाती हैं, जिससे शैलों की सतही संयंत्रों में इसकी गहराई के संयंत्रों की अपेक्षा विस्तारण की प्रवृत्ति अधिक होती है। और इसके कारण शैलों के अंदर प्रतिबल स्ट्रेस उत्पन्न होता है। परिणाम स्वरूप समानांतर अनुप्रस्थ विस्थापन एवं विभंग जो है विकसित हो जाता है। गर्म तथा ठंडे होने में विभेद एवं विभिन्नता होने के कारण सतह के समानांतर में होने वाले फैलाव एवं संकुचन के पश्चात धरातल से अपश्लंकन के कारण शैलों में चिकनी गोलाकार सतहों का निर्माण होता है। जो मैंने अभी आपको वो डायग्राम भी बताया है कि आपके 6.3 जो है यहाँ चित्र आंध्र प्रदेश का दिखाया हुआ है, उसमें भी सेम यही प्रक्रिया है कि जिसके साथ दैनिक ताप अंतर के कारण वहाँ पर बहुत ज़्यादा लेयर्स जमा हो जाती हैं। चट्टानें जो हैं ऊपर के ऊपर लेयर्स गर्म और ठंडा होने से बार बार जो है तापमान विभिन्नता आती है। उसके साथ क्या होता है, चट्टानों का फैलाव होता है, फिर संकुचन होता है। उसके बाद धरातल में अपश्लंकन के कारण शैलों में, क्योंकि अपश्लंकन क्या होता है, चट्टानें टूटती फूटती हैं। ठीक है, दो वर्ड है यहाँ पर, एक तो है ऊपरी शाही, जो ऊपरी शाही है उसे बोलते हैं ओवरलेइंग, ओवरलाइंग एक दूसरे के ऊपर। और अपश्लंकन क्या होता है, चट्टानें टूटना। क्योंकि ये चट्टानें क्यों टूटती हैं, अपश्लंकन क्या कारण है अपश्लंकन का, कि चट्टानें बार बार फैल रही हैं और सिकुड़ रही हैं, बाद में ये टूट जाती हैं, जिसके कारण शैलों में चिकनी गोलाकार सतहों का निर्माण होता है। ग्रेनाइट शैलों में इस प्रकार की प्रक्रिया जो है चिकनी सतह के छोटे से लेकर बड़े गोलाशय का निर्माण करती है। गोलाशय क्या होता है, बड़े बड़े चट्टानों के टुकड़े होते हैं। इसी वजह से ये ग्रेनाइट शैलों में इसका निर्माण होता है, क्योंकि बार बार चट्टानें टूटती हैं और इसका निर्माण हो जाता है। जो यहाँ पर आपके यहाँ डायग्राम भी दिया है, ये देखिए, ये उसी तरह से ग्रेनाइट के अपश्लंकन क्या होता है, अपश्लंकन का मतलब है विभंग होना, टूटना, विभाजन होना। तो ये विभाजन की वजह से कणीय विघटन, ये जिसे हमने यहाँ पर दो शब्दों में बताया है, अपश्लंकन एवं कणीय विघटन, यानी कणों में टूटना, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। कारण क्या है, तापक्रम में अंतर आना। और कई जगहों पर जहाँ पर दैनिक ताप अंतर बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर ये प्रक्रियाएँ होती हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो भी बिल्कुल ऐसा ही है, उसमें भी यही चीज़ बता रखी है। वो क्या है, हिमकरण, पिंगलन और तुषार। जहाँ पर स्नोफॉल होती है, जो बर्फ़ जमती है, इतनी ठंड पड़ती है कि बर्फ़ जम जाती है। तो शैलों के रंध्रों एवं दरारों में बार बार हिमकरण एवं पिंगलन होने से हिम की वृद्धि के कारण तुषार अपक्षय घटित होता है। यह प्रक्रिया मध्य अक्षांशों में अधिक ऊंचाइयों, जहां हिमकरण एवं पिंगलन की प्राय पुनरावृत्ति होती है,
में सर्वाधिक प्रभावशाली है। जल का तीव्रता से हिमकरण इसके अचानक फैलाव और उच्च दबाव का कारण बनता है। मैं आशा करती हूँ आपको ये सारी लाइनें समझ आ रही होंगी, क्योंकि मैं बार बार आपको यही चीज़ बता रही हूँ। क्योंकि चट्टानें जब टूट जाती हैं उसमें दरारें पड़ जाती हैं, बाद में उसके अंदर जब जल भर जाता है और जहाँ पर ठंड बहुत पड़ती है वो जल क्या होता है, जम जाता है, जिसे हम हिमकरण कहते हैं। और फिर धूप उसके ऊपर पड़ती है तो वो पिघल जाता है। हिमकरण एवं पिघलन के कारण, हिम में वृद्धि के कारण तुषार क्या है, फ्रॉस्ट, जो बर्फ़ की जो बारिश होती है उसकी वजह से ये जो अपक्षय घटित होता है। यह प्रक्रिया वहाँ पर होती है जहाँ पर अधिक ऊंचाई पाई जाती है और जहाँ पर हिमकरण बहुत ज़्यादा होता है और बार बार पिघलन भी होता है, क्योंकि वहाँ पर मध्य अक्षांशों पर सूर्य भी रहता है। मध्य अक्षांश बच्चों, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि पृथ्वी को अक्षांशों में डिवाइड किया गया है। भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश होता है। 0 डिग्री अक्षांश से जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं, उत्तर की ओर, मुझे जहाँ तक लगता है कि मैंने आपको ये डायग्राम समझाया था पृथ्वी के ऊपर अक्षांशों के बारे में, तो वो अक्षांश जो है 0 डिग्री अक्षांश है, भूमध्य रेखा। और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं और उसके बाद ये मध्य अक्षांश शुरू हो जाता है और सबसे ऊपर उच्च अक्षांश कहलाता है जहाँ 90 डिग्री है। मैं आपको फिर से यही एक डायग्राम बना के आपको PDF में सेंड करूँगी और ये डायग्राम की फ़ोटो खींच के आपको दे दूँगी, उसको अच्छे से पढ़ लेना मध्य अक्षांश क्या होता है। वहाँ पर ये हिमकरण और पिघलन की पुनरावृत्ति होती रहती है। इससे अचानक जो चट्टानें हैं या तो बहुत ज़्यादा फैलती हैं या फिर सिकुड़ती हैं, और या फिर उसमें उसका दबाव बहुत ज़्यादा पड़ जाता है, क्योंकि उसके अंदर बर्फ़ जम जाती है तो नीचे वाली चट्टानों के ऊपर वह दबाव डालती हैं। यह फैलाव संधियों, दरारों एवं छोटी अंतर्कणीय विभंगों को प्रभावित कर उन्हें तब तक छोटा करता है जब तक शैलें टूटकर अलग नहीं हो जाती। ये होता है हिमकरण पिघलन के कारण अपक्षय, जिसमें बर्फ़ जमने के कारण पृथ्वी के ऊपर जो चट्टानें पाई जाती हैं, नीचे वाली चट्टान को वो दबाती हैं और तब तक वो उसके ऊपर अपना भार डालती है जब तक कि वो टूट नहीं जाती। इस तरह से इसे भी अपक्षय कहेंगे। अपक्षय का ये भी भौतिक कारण है। इसके आगे वाले जो पॉइंट्स हैं, लवण अपक्षय, ये हम आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आप ये चैप्टर को साथ साथ पढ़ते रहना, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिसे आपको समझना पड़ेगा।